जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के बारे में अशोक का डिटेल रूप से स्टडी कर लिया था। अशोक के हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर चुका था। तो आज हम लोग अशोक के अभिलेख देखेंगे, यानी अशोक का अभिलेख का आपको पता हुआ। ये अशोक का अभिलेख पढ़ लेने के बाद आपको दिमाग में ये आएगा कि क्या राजतंत्र में ऐसा व्यवस्था हो सकता है। अगर अशोक के अभिलेख में अगर आप अच्छे से हमारे लेक्चर को सुनिएगा, नहीं हमारे जो हम आपको बोलेंगे अगर उसका अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस तरह से अगर व्यवस्था अशोक यानी मौर्य काल में हो सकता है, जो आज से भी अच्छा। आज हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, इससे भी कई गुना अच्छा अशोक के शासन व्यवस्था नहीं, अशोक के राजतंत्र में ये व्यवस्था लागू था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग को देखना है अशोक का अभिलेख। तो ये आपको प्रश्न मन में आ रहा हो कि अशोक का अभिलेख क्या है। तो देखिए इसको एक इजी स्टेप में और एक एग्जाम्पल लेकर, एकदम आसान एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी हमारा अभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी देखिए क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी जी का आप संदेश है या फिर मन की बात करना है, तो मन की बात क्या करते हैं? मन की बात करने के लिए क्या करते हैं, है ना? तो डायरेक्ट आते हैं लाइव। और सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आकर करते हैं कि मन का बात शुरू करते हैं। तो लोग यानी देश के प्रजा जहां भी है वहां सुन लेता है कि मोदी जी ने आज इसके एक चीज कहा, कल ये चीज कहा, यानी कि मोदी जी को अपना संदेश जनता के बीच पहुंचाना है। या फिर मन की बात, नरेंद्र मोदी जी का मन की बात आप संडे डेली चलता ही है, यानी हाँ प्रत्येक संडे करते ही मोदी जी मन की बात। तो मन की बात या अर्थात मोदी जी को संदेश पहुंचाना किसके? जनता के बीच, यानी जो क्या क्या योजना यानी स्कीम चला रहे हैं उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या लोगों के बीच संदेश जा रहा है या नहीं, तो क्या उसको संदेश पहुंचाने के लिए क्या कौन सा चीज है जो भूमिका निभा रहा है? वो है सोशल मीडिया। यानी आज का सोशल मीडिया ही भूमिका निभा रहा। क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो हम लोग के बीच पहुंचा रहा। वही सोशल मीडिया, आज का सोशल मीडिया पहले का अभिलेख था। समझ गए? यानी कि कहने का सेंस अभी भी आप नहीं समझोगे तो और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी अब हम लोग के मन की बात क्या करते हैं? मन की बात करते हैं और हम लोग उनके मन की बात जहां भी हम लोग हैं सुन लेते हैं। एक किसके लिए, यानी किसके माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं? सोशल मीडिया में कौन? ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यानी जितने भी तमाम ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, फिर जो भी साइट कह सकते हैं वो सभी का कमाल है। यानी कि ससुरा उस समय अगर सोशल मीडिया सोचिए, अगर सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो क्या हम मोदी जी के मन की बात को हम लोग सुन पाते? नहीं। मोदी जी की क्या बात, किसी भी व्यक्ति के मन की बात जो दूर है और यहाँ तक कहना चाहता है तो नहीं कह सकते। इसमें आप टेलीफोन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल आप देख रहे हैं जो भी चीज है। आपका माइक्रोफोन है जो जिससे हम लोग बात करते हैं वो भी आपका क्या हो गया? वो भी आपका सोशल मीडिया ही है ना? चूंकि अगर कोई आपका दूर दराज अगर आपके परिवार रह रहा है और वहां से अपना संदेश आपके बीच पहुंचा रहे हैं तो ये सोशल मीडिया नहीं है? तो यही सोशल मीडिया अब मौर्य काल में, अशोक के समय कौन निभा रहा था? तो अभिलेख निभा रहा था। तो कैसे कहिए, कैसे सर? तो देखिए आपको समझाते हैं। अभिलेख देखिए, अशोक है एक ऐसा राजा है जो आपको इसके कहानी और इसके अभिलेख को अगर आप गहराई से अगर ध्यान ला के हमारे साथ पढ़िएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि अशोक ऐसा कर सकता है। यानी ऐसा अशोक किया था कब? ये राजतंत्र में जो व्यवस्था आज लोकतंत्र में हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो व्यवस्था आज अशोक ने अपने यहाँ शासन में कर चुका था। देखिएगा, तो अशोक ने अपना मन की बात, अपना मन की बात जो भी है, मन की बात जैसे जो भी योजना मतलब स्कीम ला रहा है जनता के बीच, एक एग्जाम समझिए। तो जो मन की बात अशोक को करना है तो अपना संदेश को पहुंचाना जनता के बीच। तो उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था। क्या सोशल मीडिया था उस समय? था क्या फोन था गर्लफ्रेंड के पास बतियाने के लिए? तो आपके पास अभी फोन है। क्या उस समय गर्लफ्रेंड के पास यानी कि बतियाने के लिए फोन था? नहीं। तो उस समय क्या नहीं था? फोन नहीं था, यानी कोई भी सोशल मीडिया नहीं था। तो उसमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया कि आखिर हमारा जनता का संदेश का आखिर पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? तो एक माध्यम था उस समय। उस क्या माध्यम था? वो ढोलक बजाना। इस तरह से आप डिम डिम करते आप देखोगे। अगर राजा का कोई संदेश है तो लोगों को बताना है तो क्या उस समय करते थे लोग? तो एक बड़ा सा डमरू यानी ढोलक रखते थे और उसको पीट देते थे कि इसकी आवाज से पूरा आसपास का जितना प्रजा था जो
सुनकर एक जगह एकत्र हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता, और वहां राजा आकर अपने भाषण को देता है ना। तो ये काफी समस्या होता है, क्योंकि बड़ा मान लीजिए हम छोटा क्षेत्र के लिए सस्टेबल है। जैसे आपका देख लीजिए, अगर पूरा बिहार के मैं बात कर रहा हूँ, खाली केवल पूरा बिहार के देखिए, अगर नीतीश जी ढोलक बजा कर कहें कि आज आइए हम मीटिंग कर रहे हैं, तो लोग पहुंच जाएगा? पहुंचे में 4 दिन लगेगा, है ना। उत्तरी बिहार से आने में लगेगा, दक्षिणी बिहार से पटना पहुंचे में लगेगा, पश्चिमी बिहार से लगेगा, पूर्वी बिहार से 3-4 दिन लगेगा उनको आने में। तो क्या जो भाषण है, यानी कि जो बैठक करना वो हो पाएगा? नहीं। ये काफी जो ढोलक बजाने वाला काम हो सकता है, ये छोटा एरिया के लिए हो सकता है, छोटा सा कह सकते, जिला भी नहीं, जिला भी कह सकते, या मुख्यालय या ब्लॉक, यानी छोटा सा जिला में आप कर सकते इस सब व्यवस्था को, कि आप ढोलक पीट दीजिएगा तो 1 घंटा में के अंदर में लोग आ जाएगा उस आवाज को सुनकर। लेकिन ये चूंकि अशोक का साम्राज्य आपको पता होगा कि पूरा भारत, पूरा नेपाल, बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र था, तो इतना क्षेत्र में क्या ढोलक बजा के अशोक अपने प्रजा को संदेश को पहुंचा पाता? नहीं। तो अशोक ने सोचा कि अब कोई जरूर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो अशोक ने दिमाग लगाया, अशोक चालाक राजा शुरू से ही था, तो अशोक ने दिमाग लगाया क्या कि हम कुछ न कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो व्यवस्था क्या किया? तो कि अशोक ने अभिलेख लिखवाया, जहां देखा कि मेन रास्ता है, रास्ते पर एक पत्थर पर लिखवा दिया क्या, जो इसका संदेश है, मानी कि लिखवाना है कि हमारे यहाँ इतना टैक्स लगता है, यानी हमारे शासन काल में हमारा क्षेत्र यहाँ तक विस्तार है, यानी अशोक का जो भी संदेश है मेन रास्ते पर चिपका दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि फोटो जाकर चिपका दो जहाँ रास्ता है, तो जो उस रास्ता से जो गुजरेंगे लोग, तो क्या उस रास्ता से जो गुजरेंगे तो उसको देखेंगे ही, यानी है ना। भले 1 साल या 1.5 साल लग जाए, जब लोग रास्ता से गुजरेंगे तो देखेंगे, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सकता है, यानी समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन क्या उस अभिलेख को, यानी जो अशोक का संदेश है, जो अशोक के मन की बात है, तो कौन देख सकता है ना। तो देखिए, अशोक एक भारत का पहला राजा है, अशोक भारत का पहला राजा है जो अपने है ना संदेश को कला के माध्यम तक प्रजा को, यानी कि अपने संदेश, यानी कि अपने प्रजा को कला के माध्यम से संबोधित किया। यानी भारत का पहला राजा कौन है जो कला के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया? तो अशोक है, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न आता है कि भारत का ही तो है ना, लेकिन सबसे पहले क्या केवल विश्व में सबसे पहले चित्रकला के माध्यम से कौन सा राजा है जो अपने प्रजा को संबोधित किया? तो विश्व भर में अगर बात करेगा तो याद रखिएगा, ईरान के राजा है कौन? ईरान के राजा डेलियस प्रथम। डेलियस प्रथम को राजा है डेलियस प्रथम। डेलियस प्रथम है जो विश्व का सबसे सर्वप्रथम राजा, बड़ा सबसे आगे सर्वप्रथम राजा है जो अपने प्रजा को संबोधित करने के लिए, यानी अपने प्रजा को संदेश पहुंचाने के लिए क्या तो कला का प्रयोग किया। कला मतलब अभिलेख खुदवाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए हो ना? हाँ देखिए, समझ गए होंगे तो ध्यान रखिएगा। तो अशोक देखिए, अशोक का अभिलेख हम लोग 3 कैटेगरी में बांट कर पढ़ेंगे। अशोक का अभिलेख को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला देखिए अशोक सबसे बड़ा चालाक निकला। अशोक देखा कि अगर एक जगह चिपका देंगे तो यानी एक जगह पत्थर पर खुदवा के लिखवा देंगे तो काम धाम नहीं चलेगा। जहां जहां मेरा रास्ता देखा, यानी पहाड़ पर जो रास्ता देखा वहां एक खुदवा दिया, यानी एक पत्थर पर लिखवा दिया, कला यानी चित्र बनाकर एक जो भी उसका संदेश था वो लिखवा दिया। फिर देखा कि जहां रोड है, यानी जो सड़क है, सड़क किनारे खंभा गड़वा दिया, यानी पोल, और पोल पे लिखवा दिया। फिर देखा कि यहाँ से भी कुछ देखा कि कहीं कहीं पहाड़ है, पहाड़ के अंदर गुफा बनाकर खुदवा दिया। जैसे बराबर के पहाड़ी देखे हैं तो ऐसे अशोक का ही है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको भी हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे। तो अशोक ने अपने अभिलेख को कितने प्रकार से, नहीं अपने अभिलेख को कितने प्रकार से खुदवाया, यानी कि बनवाया, तो 3 प्रकार से। पहला तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कि पहाड़ है और इस रास्ता से लोग जाते हैं, यानी पहाड़ को पार करके इस रास्ता से लोग जा रहे हैं, तो यहाँ एक पत्थर को, यानी पत्थर में अभिलेख खुदवा दिया। एक ही देखिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यानी कि देखिए शिलालेख कहेंगे। यानी अब पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, शिला, और शिलालेख हम लोग क्या कहेंगे, शिलालेख। यानी अगर पत्थर को बड़े बड़े पहाड़ के बीच रास्ता में अगर शिला, यानी उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो लिखवा देंगे, यानी कि है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिलालेख कहेंगे।
उसके बाद देखिए कहीं कहीं अशोक को लगा कि रोड के किनारे लगवा दो, ये रोड है और रोड के किनारे पॉल गड़वा दो, पॉल पर लिखवा दो, जो लिखाना है संदेश लिख दो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ लेख। और कहीं कहीं बच गया गुफा, यानी पहाड़ी को कटवा कर बना दो, पहाड़ के अंदर लिखवा दो जो संदेशा लिखवाना हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुफा लेख, गुफा लेख। अशोक ने 3 तरह से अपने अभिलेख को लिखवाया। पहला शिलालेख, यानी बड़े बड़े पहाड़ के, है ना, पहाड़ में अगर लेख लिखवा रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिलालेख। पोल पर यानी खंभा पर अगर संदेश को लिखवा रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ लेख। और पहाड़ के अंदर गुफा खदवा कर, यानी सुरंग बनाकर अगर उसको अभिलेख को लिख रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुफा अभिलेख। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अशोक ने अपने अभिलेख को कितने प्रकार से विभाजित किया, 3 प्रकार से, 3 तरह से अपने अभिलेख को बनवाया। पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। इसमें भी 2 कैटेगरी आपको मिलेगा। पहला देखिएगा, एक है बृहद शिलालेख, एक है लघु शिलालेख। उसी में इसका भी 2 कैटेगरी है। इसका में देख लीजिए कैटेगरी में कौन, तो बृहद, ये लघु। यानी इसका देखिए ये आपका सिंपल है, लेकिन ये दोनों में कैटेगरी है। यानी शिलालेख को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ये बृहद शिलालेख का है तो देखिएगा, जिसमें यानी जिस शिला मानी जिस पत्थर पर, जिस पहाड़ के पत्थर पर 14 बात लिखल है, 14 बात लिखल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहद शिलालेख। समझ रहे हैं, यानी जिस पत्थर पर 14 बात, यानी गिनेंगे बात, 1 बात 2 बात 3 बार, मान लीजिए इस तरह से आपको बात रहेगा, 1 बात यहाँ 2 3 4 5 6 7, यानी कुल मिलाकर अगर 14 बात है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहद शिलालेख। और जिसमें 14 से कम है, समझ रहे हैं, 14 से कम, 14 से अगर कम यानी मतलब बात लिखा हुआ, यानी लाइन लिखा हुआ है, यानी वाक्य 14 से अगर कम वाक्य लिखा हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु शिलालेख। इस कंप्लीट यहां तक समझ गए हो। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे स्तंभ लेख। तो जिस स्तंभ लेख में 7 बात यानी 7 वाक्य लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहद स्तंभ लेख। और जिसमें 7 से कम वाक्य लिखा हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु शिला स्तंभ लेख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा अशोक ने क्या किया, तो बृहद शिलालेख में 14 बात है और लघु शिलालेख में 14 से कम बात है। बृहद स्तंभ लेख में 7 बात है और लघु स्तंभ लेख में 7 से कम बात है, 7 से कम, ध्यान रखिएगा। तो अशोक देखिए, अशोक हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शिलालेख। सबसे हेडिंग में हम लोग क्या देंगे, शिलालेख। शिलालेख में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बृहद शिलालेख। तो देखिए अशोक का बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। कितनी है, ध्यान रखिएगा, ये 14। और 14 कहने का मतलब है संख्या, मतलब जगह नहीं। बृहद अशोक का बृहद शिलालेख की संख्या कितना है, 14। यानी 14 उस लेख पर, इस पहाड़ पर 14 वाक्य को लिखा गया, यानी अशोक के 14 बात को लिखा गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अशोक का बृहद शिलालेख। यानी इसमें कितने वाक्य है, तो 14। और इस कितने जगह से मिला है, तो 8 जगह से मिला है। कितने जगह से मिला है, 8 जगह से। ये 8 कौन कौन जगह है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का हम लोग नक्शा बना देते हैं। ये इंडिया का नक्शा है। चूंकि देखिए नेपाल ही इसी कंट्रोल में था और ये बांग्लादेश भी इसी कंट्रोल में था। इधर आपका देख लीजिए तो कौन है, तो पाकिस्तान। इधर देख लीजिए तो अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यानी कि बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, 14। और कितने जगह से मिला है, तो 8 जगह से मिला। कौन कौन जगह से, तो देखिए ये कौन है, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और ये ईरान का क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान से 2 मिला है, अफगानिस्तान से क्या को मिला है, 2 को। कौन कौन सा मिला है, तो एक का नाम है सहवाज गढ़ी, एक है सहवाज गढ़ी से मिला है। एक कहां से मिला है, सहवाज गढ़ी से। और एक कहां से मिला है, मन सेहरा से, मन सेहरा
यानी अफगानिस्तान से 2 को मिला। कहा, एक शहबाजगढ़ी और एक मनसेहरा, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां से, गुजरात में चलेंगे। तो गुजरात से एक मिला है क्या, एक यहां से देखिएगा उत्तराखंड से एक मिला है, एक उत्तराखंड से मिला आपका कालसी, कालसी मिला उत्तराखंड से। उधर से देखिएगा तो उड़ीसा से 2 मिला है, उड़ीसा से क्या मिला 2, और उड़ीसा से क्या मिला धौली, और एक मिला है क्या जोहर, जोहर एक क्या मिला है धौली, और एक जोहर मिला। एक मिला यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश से, नीचे फ्रेम में आपका आ रहा है, देखिएगा बोलिएगा। तो एक आपका आंध्र प्रदेश से, यहां से फिगर में नहीं आ रहा है तो इसको यहां बनाते फटाफट। ये क्या मिला है, आंध्र प्रदेश से मिला है, और ये आंध्र प्रदेश से मिला क्या, इसका नाम क्या है, एरार, एरार गढ़ी, एरार गढ़ी मिला है। क्या मिला है, एरार गढ़ी। कहां से मिला है, तो आंध्र प्रदेश से, है ना, ध्यान रखिएगा। और एक केगो हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6, एक यहां से मिला है महाराष्ट्र से, और ये कहां से मिला है, इंक आपका नहीं है, इंक हम लोग भर देते हैं उसके बाद आपको, है ना, तो इसको इंक भरना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए इंक आपका, तो देखिए 6 को हो गया, है ना। तो आप देखेंगे हम लोग कहां से, गुजरात से। गुजरात में क्या मिला है, गिनरार, क्या मिला है गिनरार, और एक यहां से मिला है सोपारा, क्या मिला है सोपारा। एक महाराष्ट्र से मिला सोपारा, और एक गिनरार गुजरात से, घर से गुजरात और घर से गिनरार। तो कुल अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, 14। और कहां से मिला है, तो कुल अलग अलग 8 जगह से मिला है। पहला देखिएगा 2 अफगानिस्तान से मिला, कौन कौन, तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। उसके बाद देखिए गुजरात में तो गिरनार, ग से गुजरात और ग से गिनरार, याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र से सोपारा, महाराष्ट्र से सोपारा। उसके बाद आंध्र प्रदेश देखिएगा, तो आंध्र प्रदेश से क्या, एरार गुड़ी, एरार गुड़ी। आपको यहां भी इसको लिख देते हैं, एरार गुड़ी। ये कहां से मिला है, तो आंध्र प्रदेश से मिला है। उसके बाद देखिएगा 2 को मिला है उड़ीसा से। उड़ीसा में कौन कौन, धौली और एक जोहर। एक क्या मिला है, धौली, धौली और एक जोहर, धौली और एक जोहर मिला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक उत्तराखंड से मिला क्या, कालसी, कालसी, और एक क्या मिला है मनसेहरा। कहां से, तो ये तो 8 हो गया, कुल मिलाकर 8 को देखिएगा। और जो देख रहे हैं, अशोक बहुत चालाक राजा था। कैसे, देखिए किस तरह से, जो देख रहे हैं भारत, यानी जो अभी वर्तमान भारत में के गो है, तो गिनेंगे हम लोग 1 2, गुजरात में एक यहाँ 2 गो, 2 गो यहाँ 4 गो, और एक 5, कहीं आपका छूट रहा, हाँ, और एक ये आंध्र प्रदेश वाला 6। यानी भारत में जो 6 गो मिला, 6 जगह से, कौन, बृहद बृहद शिलालेख, उसमें भाषा का यानी कि लिपि का प्रयोग किया गया। उस लिपि का नाम है ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मणी लिपि, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि। लेकिन 2 गो देखिए, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी अफगानिस्तान में 2 गो है। ये कौन सा लिपि में किया गया, तो खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी। ये खरोष्टी लिपि का है, तो देखिए खरोष्टी लिपि, क्योंकि देखिए ये खरोष्टी लिपि कहाँ का, ईरान का लिपि है। और देखिए यहाँ किसकी है, कौन सा देश है, तो ईरान है। ईरान भी इसके संपर्क में था, यानी कि अंदर में था, अशोक के साम्राज्य में ईरान था। हाँ, तो इस देखिए यहाँ के भाषा, यानी लोकल भाषा कौन यहाँ का है, तो खरोष्टी लिपि है। यानी इसका इधर लिपि कौन सा है, खरोष्टी। और तो इसलिए अशोक ने क्या किया कि चूंकि इधर के लोग ज्यादा, अगर इधर ब्राह्मणी लिपि से लिख देते हैं तो क्या इधर लोग पढ़ पाता नहीं, तो देखा कि इधर जो लोकल भाषा यानी कि लोकल लिखने का तरीका है, लिपि, उसी लिपि में का प्रयोग किया है। यानी भारत में कौन सा, तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है। और अफगानिस्तान देखिए, चूंकि अफगानिस्तान और ईरान नजदीक में है, तो यहाँ का लिपि का प्रयोग किसने, कौन सा लिपि का किया,
तो खरोष्टी लिपि जो ईरान का लिपि है ना, तो आपको पता चल रहा है, याद समझ में नहीं आ रहा हो कि ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि कैसा है। देखिए हमारा लिपि हम लोग कैसा लिखते हैं, तो दाएं से लेकर बाएं जाते हैं, इस तरह से लिखते चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मणी लिपि। लेकिन अगर उल्टा लिखेंगे, बाएं से लिखेंगे इस तरह से, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, खरोष्टी लिपि, या इसी को हम लोग ईरान की लिपि कहते हैं। तो आपको ये आ रहा हो कि ईरान लिपि और भाषा क्या है ना, समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रश्न आ रहा हो कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। देखिए थोड़ा सा का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। लिपि हम लोग समझेंगे, लिपि और एक भाषा, लिपि और भाषा में थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं, देखिए मैं खा रहा हूं, तो देखिए अभी हम लोग समझेंगे कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। जैसे हमने अभी क्या लिखा, मैं खा रहा हूं, तो इसका बताइए इसमें लिपि कौन है, इसमें कौन सा लिपि और कौन सा भाषा है, कमेंट में जरूर बताइए फटाफट। तो देखिए क्या समझना है, देखिए क्या लिखा है, मैं जा रहा हूं। लिपि का मतलब क्या हुआ, लिपि मतलब लिखावट, लिखावट कैसा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिपि। और भाषा किसको कहेंगे, बोली, जो बोलते हैं हम लोग उसी को भाषा कहेंगे। तो देखिए मैं खा रहा हूं, क्या भाषा इंग्लिश है या हिंदी, क्या भाषा हिंदी है या इंग्लिश, कमेंट में बताइए, क्या भाषा हिंदी है या इंग्लिश। तो ये भाषा हिंदी है, लिखल है इंग्लिश, क्या लिखल है इंग्लिश, लेकिन भाषा क्या है, हिंदी। तो ये इसका भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी। लिपि इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और हिंदी क्या हो जाएगा, भाषा। यानी हम लोगों ने क्या लिखा, मैं खा रहा हूं, भाषा बोल रहा है मैं खा रहा हूं, यही लिखा रहता आई एम ईटिंग। तो इसमें भाषा क्या है, इंग्लिश है, आई एम ईटिंग। और लिपि क्या होगा, देखिए तो भाषा कौन सा इसमें है, भाषा का प्रयोग किया गया हिंदी। मैं खा रहा हूं, तो भाषा हिंदी है, लेकिन लिखावट कैसा है, तो ये लिखावट इंग्लिश में है। तो इंग्लिश का लिपि का कौन सा होता है, तो रोमन। इंग्लिश का लिपि कौन सा है, तो रोमन लिपि है। जैसे आपका देख लीजिए हिंदी का लिपि कौन है, देवनागरी लिपि है ना। तो इसी प्रकार इंग्लिश का लिपि कौन सा है, तो रोमन लिपि है। तो यहाँ तक लिपि और आपका भाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। तो हम लोग समझेंगे जो दो अफगानिस्तान में जो आपका देख लीजिए, दो अफगानिस्तान में जो आपका बृहद शिलालेख की मिला है, उस कौन सा लिपि में, खरोष्टी लिपि में। यहाँ का दिक्कत हो, बाकी जो भारत में जितना छाव बच गया वो सब किस लिपि में है, तो आपका ब्राह्मणी लिपि में। तो हम लोग देखेंगे अशोक का 14 बात है, जो कौन कौन सा 14 बात है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अशोक के बृहद शिलालेख के 14 बात। हेडिंग में लिखना है क्या, अशोक के बृहद शिलालेख के 14 बात। पहला लिखेंगे संख्या 1, संख्या 1। देखिए कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, 14। तो 14 का मतलब, संख्या का मतलब समझना आपको क्या, कि कितने वाक्य में अशोक लिखा है, अशोक का कितना वाक्य उस पर लिखा है। संख्या का मतलब होगा अशोक का उस पर कितना बात लिखा हुआ, ना कि कितने जगह से मिला। ध्यान रखिएगा, कितना जगह से मिला वो अलग मैटर है, लेकिन कितनी संख्या का अगर रहेगा, यानी संख्या का मतलब क्या समझना, अशोक का कितनी बात उस पर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, तो अशोक का कुल कितनी संख्या में लिखा हुआ बात, 14 में। हम लोग पहला देखेंगे, तो सबसे पहले अशोक ने कहा, क्या कहा कि पशु हत्या और बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़े समारोह, अशोक ने बृहद शिलालेख संख्या 1 में क्या उल्लेख मिलता है, तो अशोक ने इसमें क्या लिखवाया है कि पशु हत्या करना, पशु अपने हमारे क्षेत्र के जो भी प्रजा है, यहाँ तक प्रजा है ना, हमारे क्षेत्र के सभी प्रजा पशु हत्या आप नहीं करेंगे। यानी इसके साथ में पशु हत्या का बैन लगा दिया गया, यानी प्रतिबंध। साथ ही बड़े समारोह, जैसे शादी ब्याह में आप देखते हैं बड़ा बड़ा रूम लेते हैं, रेस्टोरेंट लेते हैं, मैरिज हॉल लेते हैं, तो इसमें कहा कि इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना। जो भी आपको फंक्शन या समारोह करना है तो छोटा छोटा करके निभा जाइए, यानी अपने परिवार भर में ही कर लीजिए। जैसे आपका बर्थडे मनाना है ना, बर्थडे मनाना है तो अपने घर के ही सदस्य के साथ बर्थडे मना लीजिए। बाकी ऐसा नहीं कि आपको कहीं रूम जाकर, यानी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में, बड़ा बड़ा होटल में जाकर अपना बर्थडे मना रहे हैं, जिससे आपका खर्चा आदि होगा, तो खर्चा नहीं करना। इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, कौन, अशोक ने। यानी पहले क्या हुआ, तो अशोक ने बृहद शिलालेख संख्या 1 में क्या लिखवाया है, यानी कि पशु हत्या पर बैन लगा दिया। क्या क्या है, पशु हत्या, जो पशु हत्या है आपके बाद नहीं होगा, केवल
अशोक ही खुद कह रहा कि केवल दो मोर और एक हिरन को प्रत्येक दिन क्या शिकार करूंगा, हमारे अलावा मैं मतलब अशोक डेली 2 गो मोर को शिकार करेगा और एक हिरन का डेली करेगा, 3 पशु का शिकार करेगा, 2 पक्षी और एक पशु, 2 आपका कौन हो गया मोर और एक हिरन का डेली शिकार करेगा, बाकी कोई प्रजा पशु हत्या नहीं करेगा। ये अपने अशोक कर रहा है कौन, बृहद शिलालेख संख्या 1 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या 2। संख्या 2 देखिए, संख्या में ये देखिए इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने मनुष्य यानी मानव और पशु के लिए अस्पताल खुलवाया। क्या करवाया, अस्पताल खुलवाया। और साथ ही यानी मनुष्य, बताइए कि उस जमाना में भी मनुष्य यानी अस्पताल व्यवस्था करवाया कौन, बृहद शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है, अशोक ने मानव तथा पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था की, है ना। उस समय, आज नहीं, मौर्य काल में भी अस्पताल की व्यवस्था किसके लिए, मानव के लिए छोड़ दीजिए। आज मानव में बिहार में अस्पताल की व्यवस्था क्या है आप खुद जान रहे हैं, है ना। ससुरा बेड में कहीं कुत्ता उस बेड पर सोता है, तो कहीं बिल्ली सोता है, कहीं कुछ सोता है ना। अस्पताल का जर्जर स्थिति है, कहीं आपका बाढ़ ही आता है। फिर अस्पताल के अगर बिहार की स्थिति देखिएगा तो आपको मुजफ्फरपुर का है ना, आपको याद आ जाएगा अस्पताल कैसा व्यवस्था, SKMCH। तो खैर अलग बात है, मुजफ्फरपुर का यानी कि बिहार का प्रत्येक लगभग 2 सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी जितना भी हॉस्पिटल है सबको स्थिति जर्जर है ना। तो उस समय अशोक ने, बताइए उस समय यानी मौर्य काल में अशोक ने पशु, मानव तथा पशु के लिए अस्पताल खुलवाया। और द्वितीय में यानी बृहद शिलालेख संख्या 2 में भी और उल्लेख क्या मिलेगा, तो देखिए ये दक्षिण का एरिया है, यानी कि जो दक्षिण देख रहे हैं केरल और तमिलनाडु का एरिया में इसका किसका, तो अशोक का नियंत्रण नहीं था, अशोक का साम्राज्य नहीं था। तो अशोक ने क्या है कि दक्षिण जो एरिया में हमारा पड़ोसी है उसको साथ अच्छा संबंध बनाओ, यानी पड़ोसी के साथ क्या बनाना है, पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध। यानी आपको प्रश्न आया कि दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत के पड़ोसी, दक्षिण भारत का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो किस में होगा, तो बृहद शिलालेख संख्या 2 में मिलता है। उसको आपको लिखवाना है, लिखवा देंगे हम। 3 देखिए, 3 में क्या है, तो देखिए 3 काफी इंपॉर्टेंट, 3 भी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 क्या इंपॉर्टेंट, अशोक ने अपने अधिकारियों को कह रहा कि प्रत्येक साल, अशोक अपने अधिकारियों को क्या कह रहा कि प्रत्येक साल 5 साल, प्रत्येक 5 साल पर प्रजा के हित के लिए, है ना, आपको दौरा करना है, यानी प्रत्येक 5 साल पर दौरा करना कि प्रजा क्या सुख, जो जो योजना हम लाए हैं क्या प्रजा का सही रूप से उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी प्रजा के हित के लिए प्रत्येक 5 साल पर अधिकारियों को नियंत्रण यानी कि दौरा करने के लिए भेजा। आज तो हम लोग लोकतंत्र में नेता जीत के चला जाता है, यानी मुखिया विधायक चाहे कोई भी हो, दिखाई देता 5 साल बाद। सोचिए उस समय राजतंत्र में अशोक क्या कर रहा कि प्रत्येक 5 साल पर तुम जनता का यानी देखभाल करो कि जनता में क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है। ओ आज हम लोग वोट तो दे देते, जिता देते हैं, लेकिन ससुरा क्या कर रहा था, जीत के चले जाने के बाद 5 साल बाद आता है, बीच में 5 साल में हुलक के जनता मरे या भूखे मरे चाहे जो भी हो, लेकिन क्या नेता मिलता है ना। जनरली एक आध 2 नेता मिलते हैं, बाकी सब नेता 99.99% क्या करता है, तो 5 साल बाद ही जब चुनाव देखेगा, चुनाव आ रहा है तो आना जाना शुरू कर देगा जनता के बीच, है ना लुभाना शुरू। हमारा भारत का जनता भी वैसा ही है, इस बीच में 5 साल का किया नहीं किया उस हमसे नहीं मतलब है। चुनाव का समय अगर पैसा दे देता ना तो वोट बने सब दे देता है, कौन, भारत का जनता और बिहार की जनता। तो ये हम लोग की स्थिति आज हम लोग को उत्पन्न हो गया। इसीलिए को क्या कि अशोक ने उस समय, बताइए उस समय अशोक ने क्या किया था कि 5 साल पर अपने अधिकारियों का दौरा करवा रहा था राजतंत्र में। तो ये हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 5 साल पर अधिकारियों का दौरा। हम लोग अब 4 देखेंगे। तो देखिए 4 मतलब 4 को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, 4। तो इसमें अशोक ने क्या किया, अशोक ने धम्म नीति का उल्लेख किया, धम्म नीति। देखिए अगर इंग्लिश में हम लोग 4 को क्या कहते हैं, 4, और फोड़ेंगे किसी चीज को तो धम दबर आवाज करेगा, तो याद रखिएगा ट्रिक से। 4 मतलब धम्म नीति। धम्म नीति क्या है, तो अशोक ने क्या कहा कि बड़ों को आदर करो। धम्म नीति के बारे में बता रहा हूँ, धम्म नीति क्या है उसको समझिएगा। अशोक ने कहा कि बड़ों को आदर करो, पड़ोसी हमारा जो पड़ोसी है उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, यानी अच्छा संबंध बना कर रखो, साथ ही कम खर्चा करो और कम धन का संग्रह करो। ये सब कौन है, धम्म नीति के अंतर्गत आता है ना। तो अशोक किसमें किया, तो अशोक 4 में क्या धम्म नीति का उल्लेख किया। फिर 5 हम लोग देखेंगे। देखिए अशोक कह रहा अपने इस अभिलेख संख्या 5 में अशोक क्या कह रहा कि हम अपने शासन के 14वें वर्ष धर्म
धम महा मात्र। यानी हम अशोक कह रहा कौन, बृहद शिलालेख संख्या 6 में कि हम 5 में कि हम अपने शासन के 14वें वर्ष धम महामात्र नामक अधिकारियों का नियुक्ति किया। किस लिए किया, तो ये सब धर्म नीति को प्रचार कर लिए, ये ध्यान रखिएगा। अशोक अपने आप कह रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6, तो 6 में अशोक क्या लिखवाया कि आत्मनियंत्रण। अशोक क्या कह रहा कि आत्मनियंत्रण यानी अपने आप को नियंत्रण करना सीखिए। अशोक के बृहद शिलालेख संख्या 6 में क्या लिखा उल्लेख मिलेगा, तो अपने आप को नियंत्रण यानी आत्मनियंत्रण। साथ ही अशोक क्या कह रहा है कि हमारे शासन काल में प्रजा के लिए हमारा 24 घंटा दरबार खुला है। क्या खुला है, 24 घंटा दरबार खुला है। जब प्रजा का मन करा कि हमारा समस्या उत्पन्न हो गया तो हमारे पास भेज दो, भले हम शयन कक्ष में, यानी शयन कक्ष मतलब कि हम अपने पत्नी के साथ सो भी रहे हैं तो भी उसको भेज दो, हम उसको समस्या का निदान करेंगे। 24 घंटा अशोक का दरबार जनता के लिए खुला है। देखिए ये राजतंत्र की बात कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि राजतंत्र में भी अशोक क्या कह रहा है कि 24 घंटा हमारे प्रजा के लिए हमारा दरबार खुला है। और आज देख लीजिए, अगर नेता अगर मंत्री को हम लोग जिता कर भेज देते हैं तो उसके दरबार में यानी उसको आवास पर हम लोग मिलने जाते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा खड़ी रहिए तब ससुरा मिलने देता है। और अशोक क्या कह रहा है कि 24 घंटा हमारे लिए खुला दरबार खुला है, कोई प्रतिबंध नहीं। जब अगर हम अपने पत्नी के साथ शयन कक्ष में मतलब सोए हुए भी हैं तो भी उसको आ जाओ, हम दरवाजा खटखटाओ, उसके बाद हम उसको समस्या का निदान करेंगे। ये किसमें मिलेगा उल्लेख, तो बृहद शिलालेख संख्या 6 में। उसके बाद 6, 7 हम लोग देखेंगे। 7 में अशोक का क्या कहा, हम लोग अब देखिए 6 तक कंप्लीट हो गया, अब 7 देखेंगे। 7 में क्या अशोक ने किया, धाम यात्रा किया है। इसमें धाम यात्रा का उल्लेख मिलता है। धाम यात्रा मतलब इसके प्रचार के, धाम नीति के प्रचार के लिए धाम यात्रा किया। तो यहाँ केवल आज हम लोग 7 ही देखेंगे क्योंकि आपका बड़ा सेक्शन हो गया, तो इसको है ना बाकी 7 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धाम यानी कि अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तो हेडिंग में लिखिए, हेडिंग में लिखिए अशोक के बृहद शिलालेख की, हेडिंग में लिखिए अशोक के बृहद शिलालेख, अशोक के बृहद शिलालेख। और इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो कॉलम बना दीजिए 3 तरह से, कौन, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। इसको इतना जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में आप लिख लीजिएगा, है ना। तो इसको लिखिए, सबसे पहले लिखिए सर्वप्रथम ईरान के राजा, सर्वप्रथम ईरान के राजा डेलियस प्रथम ने अपने प्रजा को कला के माध्यम से संबोधित किया तथा भारत का, तथा अशोक ने भारत में सबसे पहले कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, उसके बाद लिखिए अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या में, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। तथा यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है, तथा यह 8 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। कौन कौन, तो इस फिगर को बना लीजिए और फिगर में लिखिए शाहवाजगढ़ी, उसके बाद ये सब मनसेहरा या अफगानिस्तान का है, उसके बाद गिरनार कहाँ के, गुजरात का, सोपारा महाराष्ट्र, जोहर और धौली कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। आंध्र प्रदेश में कौन है, तो हम लोगों ने देखा है, देखिए आपका आंध्र कहाँ से, आंध्रा से कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश से देखिए ARR गोड़ी है ना। उसके बाद देखिए उड़ीसा से कौन है, धौली और जोहर, उड़ीसा में कौन सा है, धौली और जोहर। उसके बाद कालसी कहाँ है, तो उत्तराखंड, कालसी उत्तराखंड। तो ये आपका पूरा हो गया, 8 अलग अलग जगह से देख लिए हम लोग। उसके बाद डैश देख लिखिए, देखिए शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा शिलालेख, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा का शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, तथा बाकी सभी जगह के लिपि में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है, उसके बाद लिखिए अशोक के बृहद शिलालेख में 14 बात कौन कौन सा है, तो लिखिए अशोक के बृहद शिलालेख में संख्या, पहला लिखिए संख्या 1, इस तरह से संख्या लिखिए और संख्या 1 में लिखिए
इसमें अशोक ने पशु हत्या में बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें पशु हत्या एवं बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद लिखिए संख्या 2 और डैश देके लिखिए, संख्या 2 और डैश देके लिखिए, संख्या 2 लिखिए। इसमें अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था का उल्लेख किया है, अस्पताल की व्यवस्था का उल्लेख किया है। और दक्षिण स्थित पड़ोसी में कौन कौन है? दक्षिण में देखिए केरल और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र इसके अंदर में नहीं था, तो कौन कौन सा है? चोल। कौन सा है? तो चोल। कौन है? पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र, सब लिख लीजिए। देखिए तथा दक्षिण स्थित चोल लिखिए, पोस्ट में लिखिए, तथा दक्षिण स्थित चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र पोस्ट में घेर लीजिएगा। केरल स्थित पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाने का उल्लेख किया है, उसके बाद लिखिए बृहद शिलालेख संख्या 3। बृहद शिलालेख लिखिए। इसमें अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5 साल पर जनता के हित के लिए दौरा का निर्देश दिया है। यानी घूमना है, जाकर देखना है कि जनता का क्या समस्या है, नहीं समस्या है ना। ये 3 कंप्लीट। उसके बाद लिखिए संख्या 4 लिखिए। इसमें अशोक ने धम्म नीति का उल्लेख किया है। 4 भी कंप्लीट। 5 लिखिए। इसमें अशोक ने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारियों का नियुक्ति किया है, जिसका उल्लेख मिलता है। नियुक्ति किया है जिसका उल्लेख है। ये आपका 5 भी कंप्लीट। उसके बाद 6 लिखिए। संख्या 6 लिखिए। इसमें अशोक ने आत्मनियंत्रण पर बल दिया है, आत्मनियंत्रण का उल्लेख किया है और अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रजा के लिए हमारा दरबार हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद लिखिए संख्या 7। इसमें लिखिए अशोक ने धम्म यात्रा का उल्लेख किया है। उसके बाद एक जगह छोड़े तो उसमें लिख लीजिएगा अभिलेख, और अभिलेख में 3 को बांट दीजिएगा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। उसके बाद इसमें बृहद शिलालेख और लघु बांट लीजिएगा। उसके बाद बृहद, स्तंभ लेख और लघु, उसके बाद गुहा, ये कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद हम लोग बाकी जो 7 बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब शेयर कीजिए। देखिए आप जितना शेयर कीजिए उतना हमारे लिए सपोर्ट है। देखिए हमने आपको संकल्प दिया, यानी वचन दिया है कि हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो कराएंगे। तो हम आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। जितना ज्यादा व्यूअर बढ़ेगा हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके और एनर्जी के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हम हमेशा आपको हम प्रेरित करते रहेंगे, तो है ना। तो फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।